हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.3। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD intersect at point O. If AC equals to 8 centimeter, then find BO, and if angle CAD equals to 35 degree, then find angle ACB. देखो यहाँ पे हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं जिसका नाम क्या है ABCD, और यहाँ पे हमें क्या करना है, डायगोनल्स ड्रॉ करना है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O में। उसके बाद कुछ वैल्यू हमें दी हुई है और कुछ हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, उसके डायगोनल्स बना लेते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या फाइंड करना है। देखो सबसे पहले हमने ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD। तो ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है ABCD, इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। देखो ये वाला जो है ये है पॉइंट O जहाँ पे ये डायगोनल्स क्या हो रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद देखो हमें क्या क्या वैल्यू दी हुई है, AC ये हमें कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। एंगल CAD मतलब ये वाला एंगल हमें कितना दिया हुआ है, 35 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, BO मतलब ये वाली लेंथ हमें फाइंड करनी है। उसके साथ ही हमें फाइंड करना है एंगल ACB मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। देखो हमें पता है कि रेक्टेंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, और इनके डायगोनल्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और इनके डायगोनल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसका मतलब जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर AC की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है तो BD भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। तो सबसे पहले वाली कंडीशन में हम आ जाते हैं, दैट BD इज इक्वल्स टू AC। इसका मतलब जो BD है वो AC के इक्वल है। कितना है, 8 सेंटीमीटर। देखो आप बोलोगे कि BD क्यों निकाल रहे हो, बट हमें क्या फाइंड करना है, BO। तो अगर BD हमें पता होगा तो BO क्या है, उसका हाफ है, ये हमें पता चल जाएगा। और ये ब्रैकेट में इसका रीजन हमने मेंशन कर दिया, दैट डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। दैट्स वाई जो BD होगा वो AC के इक्वल होगा। तो AC अगर 8 सेंटीमीटर है तो BD भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। ऑल्सो अब हम आते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें क्या फाइंड करना है, BO की लेंथ हमें फाइंड करनी है। देन BO इक्वल्स टू, क्या इसे हम लिख सकते हैं, हाफ BD। देखो BO जो है वो BD का क्या है, हाफ है, तो ये हमने लिख लिया BO इक्वल्स टू हाफ BD। और ये हमने इसका रीजन भी मेंशन कर दिया, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जो BO होगा वो BD का हाफ होगा। E इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय BD। देखो BD की वैल्यू कितनी है, 8, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 1 जार, ये कितना हो जाएगा, 2 4 जार 8। Therefore BO इक्वल्स टू हमें कितना मिल जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे हमने BO फाइंड कर लिया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फाइंड में। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ACB। देखो हमें रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टी भी पता है कि रेक्टेंगल में जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे जो AD है वो BC के पैरेलल है, और ये वाली जो लाइन है AC ये क्या होगी, इसकी ट्रांसवर्सल होगी। सो अगर AD और BC ये दोनों एक दूसरे की पैरेलल लाइन है और AC इसका ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। ये एंगल की वैल्यू हमें पता है, ये एंगल कौन सा है, CAD। तो ये वाला एंगल क्या होगा, इस एंगल का अल्टरनेट एंगल होगा। ये एंगल कौन सा हो जाएगा, ACB। ये हमें फाइंड करना है। तो अगर ये एंगल 35 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, 35 डिग्री होगा बाय अल्टरनेट एंगल। सो अब हम आ जाते हैं इसके सेकेंड वाले पार्ट में, जहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं एंगल ACB। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि साइड AD इज पैरेलल टू साइड BC एंड सेगमेंट AC इज देयर ट्रांसवर्सल। और ये इसका रीजन भी हमने मेंशन कर दिया है, ऑपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर पैरेलल। Therefore angle ACB is
इक्वल्स टू एंगल CAD। बिकॉज इसका रीजन हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं बिकॉज दे बोथ आर अल्टरनेट एंगल्स। देयरफॉर एंगल ACB जो हमें फाइंड करना था उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 35 डिग्री। और यहाँ पे इसका रीजन हम मेंशन कर देते हैं बिकॉज एंगल CAD इक्वल्स टू 35 डिग्री। जो एंगल CAD है वो कितना है 35 डिग्री है, दैट्स वाई ACB भी कितना होगा 35 डिग्री। अब हम आ जाते हैं इसके फाइनल आंसर में। देयरफॉर BOB हमने फाइंड कर लिया 4 सेंटीमीटर एंड एंगल ACB ये भी हमने फाइंड कर लिया 35 डिग्री और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है इन अ रोम्बस PQRS इफ PQ इक्वल्स टू 7.5 देन फाइंड QR। If angle QPS equals to 75 degree, then find the measure of angle PQR and angle SRQ। तो सबसे पहले हम एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं PQRS, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, उसके बाद देखते हैं हमें क्या क्या फाइंड करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया है रोम्बस PQRS। तो ये हमने एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया है PQRS, जहाँ पे PQ मतलब ये साइड हमें कितना दिया हुआ है 7.5। उसके बाद में एंगल QPS एंगल P हमें कितना दिया हुआ है 75 डिग्री। और हमें क्या क्या फाइंड करना है QR मतलब ये वाली साइड हमें फाइंड करनी है। उसके साथ में PQR हमें फाइंड करना है। देन हमें फाइंड करना है SRQ ये वाला एंगल, इसका मतलब ये साइड, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो देखो हमें रोम्बस की प्रॉपर्टी पता है कि रोम्बस के जितने भी साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर PQ 7.5 है, QR भी कितना होगा 7.5। तो ये और ये दोनों साइड सिमिलर होंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा 7.5। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है PQR ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल ये दोनों क्या है एडजेसेंट एंगल हैं। और एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। तो 180 में से 75 को माइनस करेंगे तो हमें ये वाला एंगल भी मिल जाएगा। नाउ SRQ मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों क्या है ऑपोजिट एंगल है। और ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इस एंगल की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 75 डिग्री। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो QR है, QR मतलब ये वाला जो साइड है वो किसके इक्वल होगा PQ के इक्वल होगा। ये हमने इसका रीजन भी मेंशन कर दिया दैट साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट। तो रोम्बस के जो साइड्स होते हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देयरफॉर साइड QR हमें फाइंड करना है। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.5। और यहाँ पे इसका रीजन भी हम मेंशन कर देते हैं बिकॉज PQ इक्वल्स टू 7.5। तो PQ जो है वो QR के इक्वल है। तो PQ अगर 7.5 है तो QR भी कितना होगा 7.5। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं QR इक्वल्स टू 7.5 यूनिट्स। यहाँ पे यूनिट्स हम क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई यूनिट नहीं दी हुई है, मतलब मीटर सेंटीमीटर ऐसा हमें कुछ मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ पे हम यूनिट्स लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट वाला पार्ट। अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है ऑल्सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल PQR देखो PQR ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो हम लिख सकते हैं PQR प्लस एंगल QPS। ये वाला एंगल हो गया PQR और ये एंगल हो गया QPS। ये दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। और ये ब्रैकेट में इसका रीजन भी हमने मेंशन कर दिया है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर सप्लीमेंट्री। तो देखो एंगल PQR ये हमें फाइंड करना है। तो इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं एंगल PQR प्लस एंगल QPS। इसकी वैल्यू कितनी है 75 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल PQR इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 75 डिग्री।
इक्वल्स टू 180 में से 75 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 105 डिग्री। देयरफॉर एंगल पी क्यू आर ये भी हमें मिल गया है 105 डिग्री। नाउ इसका थर्ड वाला पार्ट भी हम फाइंड कर लेते हैं। एंगल एस आर क्यू ये हमें फाइंड करना है। तो ये किसके इक्वल है? एंगल क्यू पी एस के इक्वल है, बिकॉज ये दोनों एंगल्स क्या है? आपस में ऑपोजिट एंगल्स हैं। और इसका रीजन भी हमने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस। तो ये दोनों क्या है? आपस में ऑपोजिट एंगल्स है। देयरफॉर एंगल एस आर क्यू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75 डिग्री। और ब्रैकेट में इसका रीजन मेंशन कर देंगे, बिकॉज एंगल क्यू पी एस ये कितना है? 75 डिग्री। तो ये अगर 75 है तो ये भी कितना होगा? 75 डिग्री होगा। नाउ अब हम आते हैं इसके फाइनल आंसर में। देयरफॉर हमने फाइंड कर लिया है कि क्यू आर इक्वल्स टू कितना है? 7.5 यूनिट्स। उसके बाद एंगल पी क्यू आर ये हमने फाइंड किया 105 डिग्री एंड एंगल एस आर क्यू ये हमने फाइंड किया 75 डिग्री। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर IGKL इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट M। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? स्क्वायर। स्क्वायर को लेबल कैसे किया है? IGKL। और उसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट M में। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल IMJ। तो हमें कौन कौन से मेजर्स फाइंड करने हैं? ये एंगल फाइंड करना है। ये एंगल कौन सा है? JIK ये हमें फाइंड करना है। एंड एंगल LJK। सो ये 3 एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके डायगोनल्स ड्रॉ करके मिड पॉइंट ड्रॉ करते हैं और उसके बाद ये एंगल्स फाइंड करते हैं। सो सबसे पहले हमने ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर IGKL इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। तो यहाँ पे हमने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है IGKL। तो यहाँ पे जो पॉइंट M है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों डायगोनल्स का। उसके बाद हमें ये एंगल्स फाइंड करने हैं। और यहाँ पे हमें पता है कि स्क्वायर के जितने भी एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। स्क्वायर की एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। मतलब यहाँ पे, इधर इधर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये 4 एंगल्स बन रहे हैं ये सब क्या है? 90 डिग्री होंगे, बिकॉज ये क्या होते हैं? डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। देखो यहाँ पे जो सेगमेंट LJ है ये इसका परपेंडिकुलर है। मैंने अभी आपको बताया कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट सेगमेंट LJ मतलब ये वाला जो इसका सेगमेंट है ये परपेंडिकुलर होगा सेगमेंट IK मतलब ये और ये दोनों क्या हुए? डायगोनल्स हुए जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और ये हमने ब्रैकेट में मेंशन भी कर दिया है दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये क्या है? ये सेगमेंट्स डायगोनल्स हैं। तो ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? कि वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। देखो सबसे पहले हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है? एंगल IMJ। देखो फिगर में IMJ मतलब ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो देखो ये और ये क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे देयरफॉर एंगल IMJ इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये एंगल हमने फर्स्ट वाला फाइंड कर लिया 90 डिग्री। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है? JIK मतलब ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है JIK ये पूरा जो फुल एंगल है इस पूरे फुल एंगल का हाफ है ये। तो फुल एंगल कौन सा होगा? JIL। तो हम लिख सकते हैं JIK इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ JIL। अब हम फाइंड कर रहे हैं इसका सेकेंड एंगल। तो हम लिख लेते हैं एंगल JIK इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल JIL।
और ये हमने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल। इसका मतलब जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के वो क्या करते हैं, एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी है स्क्वायर की। नाउ हम यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर एंगल JIK इक्वल्स टू हाफ ऑफ JIL। JIL ये जो फुल एंगल है ये कितना है 90 डिग्री, तो इसके प्लेस में यहाँ पे हम लिख लेते हैं 90 डिग्री इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा। देखो पहले इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, तो हमें कितना मिल गया 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 45 डिग्री। तो हमें जो सेकेंड एंगल था JIK भी मिल गया 45 डिग्री। नेक्स्ट हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल LJK। LJK इसका मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो ये एंगल इस फुल एंगल का हाफ है और ये फुल एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो फुल एंगल कौन सा हो जाएगा इसका, IJK। नाउ अब हम इसका थर्ड पार्ट भी फाइंड कर लेते हैं। थर्ड हमें फाइंड करना है एंगल LJK जो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल IJK। और ये हमने ब्रैकेट में मेंशन भी कर दिया डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय IJK। टोटल कितना है 90 डिग्री है, तो इसके प्लेस में यहाँ पे हम लिख लेंगे 90 डिग्री। इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जा ये हो जाएगा 2 4 जा एंड 2 5 जा 10 इक्वल्स टू हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा 45 डिग्री। देयरफॉर हमने थर्ड एंगल भी फाइंड कर लिया है, एंगल LJK इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया 45 डिग्री। सो अब हम इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं। देयरफॉर एंगल IMJ हमें मिला है 90 डिग्री। देन उसके बाद हमने निकाला है एंगल JIK जो हमें मिला है 45 डिग्री। देन एंगल LJK ये हमने फाइंड किया है 45 डिग्री और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। तो यहाँ पे हम रोम्बस यूज कर रहे हैं, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी हम ध्यान देंगे। यहाँ पे आर 20 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमें डायगोनल्स दिए हुए हैं। वन डायगोनल कितना है 20 सेंटीमीटर और सेकेंड है 21 सेंटीमीटर। देन फाइंड द साइड ऑफ रोम्बस एंड इट्स पेरीमीटर। तो हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें डायगोनल्स दिए हुए हैं और हमें रोम्बस का साइड और उसका पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। देखो हमें पता है कि पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं। पेरीमीटर मतलब क्या होता है 4 इंटू साइड। तो हमें एक साइड पता चल जाएगा तो उसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका पेरीमीटर भी पता चल जाएगा। बिकॉज रोम्बस की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके जितने भी साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो उसकी हेल्प से हम इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका साइड कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया है। देखो हमें रोम्बस का कोई नाम नहीं दिया था तो ये हमने लिख लिया, लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ रोम्बस। तो हमने यहाँ पे ABCD को क्या ले लिया, एज अ रोम्बस ले लिया। जहाँ पे AC जो AC है, देखो AC जो है ये थोड़ा लंबा है, तो ये हमने कितना ले लिया 21 सेंटीमीटर। बिकॉज यहाँ पे ये लंबा दिख रहा है तो इसको हमने ले लिया 21। और यहाँ पे BD जो BD है ये कितना है 20 सेंटीमीटर, तो ये वाली लेंथ को हम ले लेते हैं 20। तो अगर हम AO की लेंथ अगर निकालेंगे तो वो क्या होगा, हाफ ऑफ 21 होगा। और अगर हम BO की बात करेंगे तो ये कितना होगा 20 का हाफ होगा। और हमें क्या फाइंड करना है, साइड, मतलब एक साइड हमें फाइंड करना है। कोई भी एक साइड हम फाइंड कर सकते हैं। सपोज हमें AB फाइंड करना है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि साइड सिमिलर होते हैं, मतलब रोम्बस के जितने भी साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर हमने एक साइड फाइंड किया दैट्स इनफ है। देन उसके बाद हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर मतलब जितने भी साइड्स हैं उनका जो सम होता है उसे हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने लिख लिया, लेट डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। तो यहाँ पे ये पॉइंट O है जहाँ पे दोनों डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं BO। देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वाला जो पॉइंट O है, तो BO क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BD। देखो BD यहाँ पे फुल है तो यहाँ पे ये इतना पार्ट हम लेंगे तो वो हाफ ऑफ BD होगा।
और ये हमने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर इक्वल्स टू, तो ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू बी डी। देखो बी डी क्या है, यहाँ पे फुल है तो बी डी की लेंथ कितनी है 20, तो बी डी के प्लेस में यहाँ पे हम लिखेंगे 20। देयर फॉर बी ओ ये हमें कितना मिल जाएगा 20/2। देखो फिलहाल इसको हम 20/2 ही कर रहे हैं, इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं बिकॉज इस कंडीशन में हम रखेंगे तो हमें सॉल्व करना इजी होगा, आगे हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया 20/2 सेंटीमीटर, इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। देखो ये तो हो गया बी ओ, अब ये वाला हम देखते हैं ए ओ। तो ए ओ किसका हाफ होगा, ए सी का हाफ होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑल्सो ए ओ इक्वल्स टू, ये क्या होगा हाफ ऑफ ए सी। और ये भी हमने सेम रीजन मेंशन कर दिया है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हाफ इंटू ए सी की वैल्यू कितनी है 21 इक्वल्स टू, देयरफॉर ए ओ हमें कितना मिल जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, और इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि AC और BD ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नाउ वी कैन सी दैट AC इज परपेंडिकुलर टू BD, और इसका रीजन भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। सो ये हमने मेंशन कर दिया डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होते हैं, वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। देयरफॉर देखो अगर ये आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब BD और AC अगर ये दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं, तो ये वाला एंगल, ये एंगल कौन सा होगा AOB, ये एंगल क्या होगा परपेंडिकुलर है, इट मीन्स ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखो हमें क्या करना है, ये वाला साइड हमें निकालना है, ये साइड और ये साइड, ये एंगल हमें पता है। ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो इसका ऑपोजिट वाला साइड क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये साइड को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे हम कंसीडर करेंगे एज अ ट्राइंगल AOB। सो इस ट्राइंगल में इसे हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। इन ट्राइंगल AOB यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर, और ये हमने मेंशन कर दिया बाय पाइथागोरस थ्योरम इक्वल्स टू, लास्ट में हमें क्या मिलेगा AB मिलेगा जो साइड है जो हमें फाइंड करना है। AO देखो AO हमने फाइंड किया था, हमें कितना मिला था 21/2, तो ये हो जाएगा 21/2 का स्क्वायर प्लस BO हमने कितना फाइंड किया था 20/2, तो ये हो जाएगा 20/2 का स्क्वायर। ये हमने कहाँ से लिया है, इक्वेशन 1 एंड 2 से लिया है, तो वो हम मेंशन कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वल्स टू, इसे हम स्क्वायर से बाहर निकालते हैं। 21 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 21 इंटू 21 441/2 का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4 प्लस 20 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 400/2 का स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे डिनोमिनेटर सिमिलर है। आपने 6th स्टैंडर्ड में फ्रैक्शन को ऐड करना सीखा होगा, तो अगर डिनोमिनेटर सिमिलर होते हैं तो हमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको हम ऐड कर सकते हैं अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 इक्वल्स टू, ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 841/4। सो देखो अभी हमें कितना मिल गया है AB स्क्वायर इक्वल्स टू 841/4। देयरफॉर इसे हम लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू, ये स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 841/4। देयरफॉर AB इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, देखो 841 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है 29 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब 29 इंटू 29 कितना होता है 841। और देखो यहाँ पे 4 है, 4 को यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं,
बिकॉज 2 इंटू 2 कितना होगा, 4 होगा। देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू, इसे हम लिख सकते हैं 29/2 का होल स्क्वायर, बिकॉज दोनों यहाँ पे क्या है, स्क्वायर में है। उसके बाद ये स्क्वायर और ये रूट को हम कैंसिल कर सकते हैं। देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू, हमें कितना मिल जाएगा, 29/2। सो इसको हम यहाँ पे रफ में डिवाइड कर लेते हैं। 29 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2। ओके, यहाँ पे 9 को हम नीचे लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8। तो ये कितना बचेगा, 1। एक डेसिमल पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10। देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू, ए बी क्या है, यहाँ पे इसका एक साइड है, इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 14.5 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया ए बी। ए बी क्या था, रोम्बस का साइड था, तो वन साइड हमें मिल गया 14.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम पेरीमीटर लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इक्वल्स टू, ये कितना होगा, 4 इंटू साइड इक्वल्स टू 4 इंटू साइड के प्लेस में हम लिखते हैं 14.5 इक्वल्स टू, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 58 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर द साइड ऑफ द रोम्बस इज 14.5 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 58 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, और उसके साथ में उसका रीजन भी हमें लिखना होगा। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या दिया हुआ है, एवरी पैरेलेलोग्राम इज अ रोम्बस। इसका मतलब जितने भी जो पैरेलेलोग्राम होते हैं वो रोम्बस होते हैं। क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? देखो यहाँ पे इसे समझने के लिए सबसे पहले हम फिगर देखते हैं। ये क्या है, पैरेलेलोग्राम। पैरेलेलोग्राम में क्या होता है कि जो ऑपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। ऑपोजिट साइड इक्वल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला साइड बड़ा है और ये वाला साइड यहाँ पे छोटा है। बट अगर हम रोम्बस की बात करें तो रोम्बस के जितने भी साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो देखो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं पैरेलेलोग्राम में, बट रोम्बस में यहाँ पे सारे साइड्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। सो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हो जाएगा फॉल्स। सो ये हो गया फर्स्ट का स्टेटमेंट, एवरी पैरेलेलोग्राम इज अ रोम्बस। ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स। ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट व्हाइल द ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलेलोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखो हमने यहाँ पे बताया कि रोम्बस के जितने भी साइड्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसका मतलब इक्वल होते हैं, बट पैरेलेलोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो ही कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट हमें क्या दिया हुआ है, एवरी रोम्बस इज अ रेक्टेंगल। इसका मतलब ये है कि जितने भी रोम्बस होते हैं वो सब रेक्टेंगल होते हैं। देखो हमें रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टी पता है कि रेक्टेंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज जितने भी एंगल्स होते हैं रेक्टेंगल में वो सब कितने होते हैं, 90 डिग्री। बट अगर हम रोम्बस की बात करेंगे तो रोम्बस के जितने भी एंगल्स हैं सब सिमिलर नहीं होते हैं, वो छोटे बड़े हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एंगल जो है वो इस वाले एंगल से छोटा है। इसका मतलब सारे एंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। अगर हम रोम्बस की बात करें तो रोम्बस में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ये और ये दोनों ऑपोजिट एंगल हैं, ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये और ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सारे एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। इसका मतलब जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। सेकेंड स्टेटमेंट हो जाएगा एवरी रोम्बस इज अ रेक्टेंगल। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा। ऑल द एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। रेक्टेंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं बिकॉज वो 90 डिग्री होते हैं। वाइल द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट, बट रोम्बस के केस में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो ही सिर्फ कॉन्ग्रुएंट होते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेलेलोग्राम। जितने भी जो रेक्टेंगल हैं वो सब क्या होते हैं, पैरेलेलोग्राम होते हैं।
देखो पैरेलेलोग्राम का हमें ये पता है कि जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। और अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में भी जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। सो ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, कि जितने भी रेक्टेंगल हैं वो पैरेलेलोग्राम होते हैं। बिकॉज पैरेलेलोग्राम की जो प्रॉपर्टी है कि जो इसके ऑपोजिट साइड्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, वो सेम चीज रेक्टेंगल में भी होती है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट था एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेलेलोग्राम। जितने भी रेक्टेंगल हैं वो सब पैरेलेलोग्राम होते हैं। ट्रू है बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेलेलोग्राम आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। पैरेलेलोग्राम के जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट होते हैं और उसके साथ में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो पैरेलेलोग्राम की ये जो प्रॉपर्टीज है वो सब मैच करती है रेक्टेंगल के साथ। हमें क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि जो सेकंड वाले की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो इससे मैच कर रही है कि नहीं, तो उसके हिसाब से हम स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स बताते हैं। तो देखो ये सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में भी है। रेक्टेंगल में देखो द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट एंड ऑल इट्स एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर इसके ऑल एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब ऑपोजिट एंगल्स भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सब रेक्टेंगल होते हैं। ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, ट्रू होगा। देखो रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसके ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और जितने भी एंगल्स होते हैं ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब 90 डिग्री होते हैं। एंड अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में भी क्या होता है कि जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जितने भी एंगल्स हैं वो सब 90 डिग्री होते हैं और जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू दैट एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो जितने भी स्क्वायर होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं। बट अगर इसको हम उल्टा कर दे तो कि अगर जो रेक्टेंगल है एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, तब उस वाले केस में क्या होगा बताओ। सो उस वाले कंडीशन में वो फॉल्स होगा। तो जब भी आप इसको सॉल्व करो तो इसको ध्यान से पढ़ना कि जितने भी स्क्वायर हैं वो रेक्टेंगल होते हैं। बट यहाँ पे अगर हम प्लेस चेंज कर दें, यहाँ पे रेक्टेंगल लिख दें और यहाँ पे स्क्वायर लिख दें, तब वो सेम नहीं होगा। बिकॉज अगर हम स्क्वायर की प्रॉपर्टी से रेक्टेंगल को कंपेयर करेंगे तो वो मैच नहीं करेगा, तो उस केस में वो फॉल्स होगा। बट फिलहाल ये यहाँ पे ट्रू है। स्टेटमेंट 4 क्या था, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, देखो द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उसके साथ में उसके जो एंगल्स होते हैं ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखो ये सेम प्रॉपर्टी अगर हम कंपेयर करें तो स्क्वायर में भी होती है। स्क्वायर में भी जितने साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं और कॉन्ग्रुएंट होते हैं और उसके साथ में उसके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। जितने भी स्क्वायर हैं वो सब रोम्बस होते हैं। देखो हमें रोम्बस की ये प्रॉपर्टी पता है कि रोम्बस के ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वो सेम चीज स्क्वायर के साथ भी है। एंड जो सेकेंड प्रॉपर्टी है रोम्बस की वो ये है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं और वो सेम चीज स्क्वायर भी करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या होगा, ट्रू होगा। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सब रोम्बस होते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट। देखो रोम्बस के जितने भी साइड्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं और उसके साथ में उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टेड टू ईच अदर होते हैं। और अगर हम स्क्वायर को देखेंगे तो स्क्वायर में भी जितने साइड्स होते हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं और उसके साथ में उनके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर हैं। सो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू। लास्ट हमें दिया हुआ है एवरी पैरेलेलोग्राम इज अ रेक्टेंगल। मतलब जितने भी पैरेलेलोग्राम होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं। देखो आप देख सकते हो ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 से अगर इसको आप मैच करोगे तो यहाँ पे इसको हमने ट्रू किया था कि जितने भी रेक्टेंगल है वो सब पैरेलेलोग्राम है। यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज किया है, यहाँ पे बोल रहा है कि एवरी पैरेलेलोग्राम इज अ रेक्टेंगल। इसका मतलब जितने भी पैरेलेलोग्राम है वो सब रेक्टेंगल होते हैं।
तो हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से कंपेयर करते हैं पैरेललोग्राम की। रेक्टेंगल में हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि रेक्टेंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं वो सब 90 डिग्री के होते हैं, बट पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है। पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये मैच नहीं करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, मतलब जितने भी पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल है। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा। ऑल द एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब जितने भी एंगल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बिकॉज वो क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। while the opposite angles of a parallelogram are congruent, बट पैरेललोग्राम के केस में क्या होता है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो ही कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। सो बच्चों, इसके साथ ही हमने प्रैक्टिस सेट 5.3 कंप्लीट कर लिया है। तो जल्दी मिलते हैं हम नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड प्रैक्टिस वेल। बाय।